नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए विस्तार के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात राज्य में कोरोना के हालात की कर लेते हैं। राज्य में बुधवार को कोरोना के 505 नए केस सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर पूरे प्रदेश में 960 पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना के कुल केस 59,000 के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं राज्य में अब भी 5,000 एक्टिव केस मौजूद हैं। इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में हैं और आज केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से उनकी मुलाकात होगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े मुद्दों पर यह बातचीत होनी है। सुबह 11 बजे दोनों नेताओं की बातचीत होनी है और इस दौरान मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर बातचीत प्रकाश जावड़ेकर से होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की खासकर ऑल वेदर रोड के निर्माण के दौरान कई जगहों पर फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से काम कई जगहों पर कई बार अटक जा रहे हैं और जिस रफ्तार से काम होने की उम्मीद की जा रही है, जो प्रेशर है, वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में आज की मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि बहुत कम वक्त में ही ऑल वेदर रोड निर्माण का टारगेट सरकार ने रखा है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, प्रकाश जावड़ेकर से 11 बजे मुलाकात होगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस मुख्य मुद्दा होगा, इसके अलावा और क्या बातचीत हो सकती है? मेन का सबसे अहम मुद्दा यही है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट 1927 की वजह से तमाम जगहों पर सड़कों का कंस्ट्रक्शन उत्तराखंड में नहीं हो पा रहा है। फिर उसमें चाहे ऑल वेदर रोड का जिक्र जिस तरीके से आपने किया, या फिर लिंक रोड्स हो, जो छोटी सड़कें बनती है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में खास तौर पे, इसमें कुछ जंगल खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बांज के जंगल होते हैं, ओक फॉरेस्ट है, जिसमें पाइन फॉरेस्ट है और जिसमें देवदार के जंगल है। तो ऐसी जगहों पर सड़कों का निर्माण रुका हुआ है, जिससे खास तौर पर विधायकों को तमाम जगहों पर दिक्कतें आती हैं जहाँ उन्हें सड़कें बनवानी है। वही सेंटर के जितने प्रोजेक्ट हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड, उसमें किस तरीके से वर्क किया जाए। इससे पहले जो बैठक हुई थी नितिन गडकरी के साथ, तब भी इस बात का लेकर मुद्दा उठा था। तो आज मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों इस बैठक में शामिल होंगे और उम्मीद यह है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन जो वन कानून है वो इतने कड़े हैं कि यहाँ पर तमाम जगहों पर वो आड़े आता है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात आपने जाहिर सी बात है, एक तरफ अगर विकास जरूरी है तो दूसरी तरफ वन भी जरूरी है और यही वजह है कि ये कानून इतने कड़े होते हैं। अब देखना होगा कि क्या फैसला ऑल वेदर रोड को लेकर के और इस दौरान जो वन क्लियरेंस है उन मुद्दों को लेकर के लिया जाता है, कौन सा वो रास्ता बीच का निकल रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। खबर देहरादून से, जहां पर रोडवेज वन कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया और सीएम ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी को इसका हल निकालने के निर्देश दिए, जिसके बाद एसीएस राधा रतूड़ी ने आज दोपहर 3:30 बजे मीटिंग बुलाई। परिवहन सचिव, एमडी और वित्त प्रबंधन सचिव ने ये बैठक होनी है, जिसमें सैलरी मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। बीते 5 महीने से जब कोरोना से देश और प्रदेश जूझ रहा है, इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं मिली है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है। रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की बात कही थी और अब जाकर ये संज्ञान लिया गया, जिसमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। कर्मचारियों को उनकी सैलरी कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, इस पर फैसला लिया जाए। दर कर्मकार कल्याण बोर्ड पुनर्गठन मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के भीतर सचिव श्रम ने अपने ही आदेश पर यू टर्न ले लिया है और कहा कि अध्यक्ष को हटाया गया है, लेकिन दमयंती रावत सचिव बनी रहेंगी। सचिव श्रम ने कहा कि गलती से पुराने प्रस्ताव पर ही आदेश जारी हो गया था। जारी आदेश में श्रम विभाग के सचिव को ही बोर्ड का सचिव बनाया गया था। इस मामले को अब मंत्री हरक सिंह ने इस मामले पर उन्होंने नाराजगी जताई है। मंत्री हरक सिंह की नाराजगी से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। इधर प्रभारी मंत्रियों के दौरों पर न्यूज 18 की खबर के बाद एक्शन हुआ है। अब नवरात्रि के बाद प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय संगठन की तरफ से दिए गए निर्देशों के मुताबिक प्रभारी मंत्रियों को महीने में एक जिले में बिताने हैं। एक दिन जिलों में बिताने हैं और वहीं सरकार की योजनाओं को जनता को बताना है। जनता को साथ जोड़ना भी है इन योजनाओं से।
मुख्यमंत्री जी ने हम सबको कह रखा है कि सब प्रभारी जिले में जाएंगे और मैं उसके तहत टिहरी जिले में भी गया हूँ, रुद्रप्रयाग भी गया हूँ, उत्तरकाशी भी गया हूँ और कुमाऊं के मैं हर जिले के भ्रमण करके आया हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मंत्रियों को समय मिलेगा, जैसे जैसे उनकी सुविधाएं होंगी, अब ये गति से काम चलने वाला है। निश्चित रूप से जाएंगे सब लोग और कुछ लोगों ने जाना शुरू भी किया है, तो सब जा रहे हैं। उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने रोजगार को लेकर आंकड़े देने शुरू किए तो हरीश रावत ने इन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए। रुद्रपुर सिडकुल में पदयात्रा का ऐलान कर दिया। अब बीजेपी ने हरीश रावत को रोजगार के आंकड़ों पर बहस करने की चुनौती दी है और कहीं भी बहस करने को कहा है। कर लें, गणित वणित ठीक कर ले। ये 7.5 लाख तो छोड़िए, आपने तो 7,500 नौकरियां नहीं दी। ये बेरोजगार नौजवान यदि भगत जी के पीछे पड़ गए, दिखाओ 7.5 लाख, दिखाओ 7.5 लाख, तो भगत जी के लिए जो है वहां टिकना भी मुश्किल हो जाएगा हल्द्वानी में। एक एक फिगर सर्टिफाइड है, प्रमाणित है। हरीश रावत जी जिस जगह पर चाहें बैठें, चर्चा करें, हम उस बात को साबित करेंगे। लेकिन यह बात अपने आप में तय है कि अनएम्प्लॉयमेंट की दर बढ़ी है। साल 2016 में उत्तराखंड की सियासत में भूचाल लाने वाला शक्तिमान मामला फिर से सुर्खियों में है। शक्तिमान घोड़े की मौत को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब अचानक इस मामले में के गवाह अपने बयानों से मुकर गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शक्तिमान मामले की चार्जशीट में कुल 28 गवाह दर्ज थे, जिनमें से 6 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और ये सभी अपने बयान से मुकर चुके हैं। ये तस्वीरें साल 2016 की हैं, जब पुलिस का घोड़ा शक्तिमान घायल होकर गिर पड़ा और आरोप लगा था बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर। आरोप था कि उनके लाठी मारने से ही शक्तिमान का एक पैर टूट गया। लंबे समय तक केस चलने के बाद मामले के 28 गवाहों में से 6 के बयान दर्ज हुए और 6 के 6 अपने बयान से मुकर गए। तो गणेश जोशी को राहत मिली और सारा ठीकरा तत्कालीन सीएम हरीश रावत पर फोड़ दिया और खुद को षड्यंत्र के तहत फंसाने की बात कहना नहीं चुके। आज भी ये दोनों मुकदमे जो हमारे खिलाफ है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है मुकदमे कायम किए गए हैं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मीडिया के मित्रों का। उसका सच भी सबसे पहले मीडिया के लोगों ने दिखाया, क्योंकि जब घटना जिस टाइम घटी, उस घटना के समय मैं वहां पर था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का मुझसे विशेष प्यार था, तो उन्होंने प्यार दर्शाया, मुकदमा कायम किया। लेकिन हरीश रावत जी उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। उन्होंने तो उसकी मूर्ति भी यहाँ लगवा दी थी। जब तो वो एक पंडित ने उनको बोला तुम क्या कर रहे हो, लेकिन देखिए उसकी हाय उनको लग गई शक्तिमान की। जो उन्होंने इस बेजुबान जानवर को मारा, उसी का परिणाम था कि 2-2 जगह से कोई मुख्यमंत्री हारा हो। साल 2016 में हरीश रावत की सरकार थी और देहरादून में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था। आरोप है कि तभी गणेश जोशी ने शक्तिमान घोड़े पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसकी सभी ने निंदा भी की थी। फिलहाल अब मामले में गवाह ही मुकर चुके हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि केस पुलिस का था और गवाह भी पुलिस ही। गवाहों का मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वाले मामले में कौन गवाह है। गवाह कोई पब्लिक के लोग तो है नहीं, उसमें वादी पुलिस वाले हैं, कंप्लेनेंट पुलिस वाले हैं, गवाह पुलिस वाले हैं, घोड़ा पुलिस का था। तो अब अगर पुलिस के लोग अपना मुकदमा लिखा करके अपने दिए हुए गवाही से मुकर रहे हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। शक्तिमान ने कुछ ही समय में दम तोड़ दिया था, लेकिन उत्तराखंड में शक्तिमान की टूटी टांग पर सियासत की दौड़ शुरू हो गई थी। शक्तिमान की मूर्ति भी बनवाई गई, लेकिन चुनाव के बाद अब वो भी धूल फेंकती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर हरिद्वार में महाकुंभ सिर्फ 2 महीने दूर है, लेकिन हरिद्वार में सियासी खींचतान भारी पड़ रही है। शहर में मेयर और विधायक के बीच तालमेल की कमी लगातार देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा सीधे सीधे जनता भुगत रही है।
जगह जगह गंदगी का अंबार, तंग गलियों में सीवेज का फैला पानी और शहर भर में खुली सड़कें। अगर आप इन दिनों कुंभ नगरी हरिद्वार आएंगे तो आपको जगह जगह पर यही तस्वीर दिखेगी। दरअसल हरिद्वार में मेयर है कांग्रेस की अनीता शर्मा और विधायक हैं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक। अब दोनों के बीच में तालमेल की ऐसी कमी है कि शहर में काम हो ही नहीं पा रहे। मेयर ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप जड़ दिए तो मंत्री ने जवाब दिया कि वो अधिकार क्षेत्रों में दखल नहीं देते। बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हो 2 साल में 8वें MNA साहब हैं यहाँ पे। तो आप 6 महीने में जब MNA आते हैं यहाँ पे, उनकी समझ में आता भी है निगम का कार्य, तो उनको ना अगले दिन ही ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो भेदभाव हो रहा है। ऑटोनोमस बॉडी होती है, उसमें सरकार का किसी तरह का कोई काम होता भी नहीं है। जो उनको करना होता है वो करते हैं, तो उसमें सरकार का इंटरफेयर नहीं होता। अब कुंभ 2 महीने दूर है, ऐसे में हरिद्वार के हाल ठीक नहीं है और जनता भी कहती है कि सियासी खींचतान का नुकसान हो क्यों भुगते। यहाँ हाल बेहाल हो रखा है, सारी सड़कें, गलियां, मोहल्ले सारे टूटे पड़े हुए हैं जी। नगर निगम का वो ही है ना बात, वहाँ दूसरी पार्टी वहाँ दूसरी पार्टी। अगर दूसरी पार्टी भी पैसा तो आ ही रहा है भाई, और भी तो जगह और पार्टी की सरकार है, जैसे राजस्थान हुआ और हुआ, मोदी पैसा तो दे ही रहे हैं सब जगह, वो भेदभाव तो नहीं कर रहे, फिर क्यों नहीं काम हो रहा है। अब बीजेपी कांग्रेस की आपसी खींचतान शहर के विकास को प्रभावित करे तो जनता में नाराजगी होना लाजमी है, लेकिन कुंभ के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैसेज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और रुड़की का भी हाल हरिद्वार शहर जैसा ही है। हरिद्वार महाकुंभ 2021 शुरू होने में 2 महीने का समय रह गया, लेकिन रुड़की क्षेत्र में हाईवे नहर पटरी का काम अब भी अधर में लटका हुआ है। कुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर ये तब तक दुरुस्त नहीं होता है। ग्रामीणों का कहना है कि मंगलौर बाईपास का काम 2016 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से आज तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। नहर पटरी का काम माननीय मुख्यमंत्री यूपी योगीनाथ जी ने करा था, तो वो काम शुरू हो गया और दोबारा युद्ध स्तर पर चल रहा है और काम पूरा हो जाएगा। और उनकी बाईपास भी नेशनल हाईवे द्वारा बनाया जा रहा है, वो भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं समझता हूँ कुंभ से पहले जो है कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, पूरा कराया जाए, ससमय इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाए। तो अभी तो प्रयास फिलहाल यही है कि ससमय हम इसको पूरा कर लेंगे। चलिए, अधिकारी अभी भी ये भरोसा दे रहे हैं कि तय वक्त पर काम पूरा हो जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर देवप्रयाग के पास तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि पहाड़ी की ऊंचाई पर फंसे बोल्डर्स को पूरी तरह से हटाने तक ट्रैफिक बंद किया गया है, तो दूसरी तरफ डाइवर्ट रूट पर 60 किलोमीटर ज्यादा सफर करने से लोग परेशान हैं। द पिथौरागढ़ में नेपाल को जोड़ने वाले इंटरनेशनल पुलों को 3 दिन के लिए खोला गया है। पुलों को उन नेपाली पेंशनर्स के लिए खोला गया जिन्हें भारत से पेंशन मिलती है। फिलहाल 23 अक्टूबर तक दिन में 3 घंटे के लिए इन पुलों को खोला गया है। धारचूला और जौल जीबी के पुलों से 238 लोग नेपाल से भारत पहुंचे, जबकि 151 लोग भारत से नेपाल गए। हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है झोला पुल खोलने के निर्देश दिए गए थे जौल जीबी और धारचूला में, जिसमें जो हमारे नेपाली नागरिक थे जो भारतीय सेना में रहे थे और जो यहाँ से पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके लिए जो है नेपाल ये झूला पुल खोला गया है। द नेशनल हाईवे द्वारा हरिद्वार रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक पर भी कार्रवाई हुई। शहीद स्मारक तोड़े जाने पर अब कांग्रेस ने राजनीति शुरू की है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं पर हथौड़ा चलाने की बात कही और जल्द से जल्द शहीद स्मारक को बनाने की मांग की है। ऋषिकेश में अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई। उस मुहिम में जो शहीद स्मारक यहाँ बना हुआ था,
को भी ध्वस्त करने का काम किया। हम समझते हैं कि सरकार है, सरकार निश्चित रूप से जो है जो हमारा शहीद स्तर था उसको अन्यत्र जो है कहीं शिफ्ट कर देते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शहीद स्मारक ऐसी जगह पर बनाया ही क्यों गया जहां पर कार्रवाई की नौबत आ गई। इधर इंडो नेपाल बॉर्डर से सील होने के बावजूद मेला घाट क्षेत्र में आए दिन तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। एसएसबी ने बॉर्डर पर खाद सहित दूसरे सामानों को बरामद किया है। साथ ही बॉर्डर पर तस्करी कर रहे 3 नेपाली नागरिकों के साथ तस्करी का सामान जब्त किया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।